हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है वेरिएशन। इसका एक प्रैक्टिस सेट 7.1 मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। उसके मैंने 3 लेक्चर्स अपलोड किए थे और 3 लेक्चर में वो पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म कर दिया था। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.2 का लेक्चर 1। अब प्रैक्टिस सेट 7.1 में हमने क्या सीखा था? डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, 7th स्टैंडर्ड में आपने याद है ना, 9th चैप्टर में डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन किया था। और मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया तब आपको बताया था प्रोपोर्शन और वेरिएशन सेम होता है। तो अभी हमने डायरेक्ट वेरिएशन सीखा, वैसे ही हम क्या सीखेंगे? इनवर्स वेरिएशन। लेकिन उसके पहले यहाँ पे राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में 8th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट आएगा जिसमें लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट है। उसमें आपको प्रैक्टिस सेट 7.1 भी मिल जाएगा और आप जाके वहां पे 7.1 समझ सकते हैं। शुरू करते हैं 7.2। इनवर्स वेरिएशन समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे जब आप स्कूल जाते थे, लॉकडाउन के पहले स्कूल जाते थे, तो कुछ लोग शेयर ऑटो लेते हैं ना। अभी ऑटो में लेट्स से 30 रुपीज़ होते हैं, आपके घर से आपके स्कूल तक 30 रुपीज़ होते हैं। तो अगर आप अकेले जाएंगे, एक ही बंदा ऑटो में जाएगा, तो टोटल 30 रुपीज़ देना पड़ेगा ना उसको। लेकिन अगर वो अपने फ्रेंड को बोलेगा चलो अपन साथ में जाते हैं, अपन हाफ हाफ भरेंगे, है ना। तो अगर 2 लोग जाएंगे तो एक बंदे को कितना पे करना पड़ेगा? एक को पे करना पड़ेगा 15 रुपीज़, है ना। तो 2 लोग मिलके 30 हो जाएगा। फिर वैसे ही ऑटो में तो 3 लोगों की जगह थी, तो बोलेंगे अरे 3 लोग को लेके जाते हैं। तो 3 लोग को लेके जाएंगे और टोटल 30 रुपीज़ होता है, तो एक एक को कितना देना पड़ेगा? 10 रुपीज़ देंगे तो 30 हो जाएगा ना। तो हर एक लड़का 10 रुपीज़ देगा। ठीक है। और अगर 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लड़कियां एक ही ऑटो में जा रही हैं, बोलेंगे अरे हम गोद में बैठ जाएंगे, एक आगे बैठ जाएंगे। ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। और 30 रुपीज़ होता है ऑटो का। तो 5 लोग जाएंगे तो एक जन को कितना देना पड़ेगा? 6 रुपीज़ देना पड़ेगा ना। 6 5 जन देंगे तो 30 हो जाएगा ना। तो एक लड़की को सिर्फ 6 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो, पहले एक ही बच्चा ऑटो में जा रहा था तो 30 रुपीज़ और थे। 2 जा रहे हैं तो एक एक का 15 रुपीज़ हो रहा है। 3 जा रहे हैं तो 10 हो रहा है। 5 जा रहे हैं तो सिर्फ 6 रुपीज़ हो रहा है एक बच्चे का। तो जैसे जैसे ये बच्चे बढ़ रहे हैं, ये पैसा जो है कॉस्ट, ये कम हो रहा है ना। दिख रहा है? ये बढ़ रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, बड़ा बड़ा नंबर होते जा रहा है। लेकिन ये नंबर छोटा होते जा रहा है, 30 से 15, 15 से 10, 10 से 6। तो ऐसा जो रिश्ता होता है ना, जिसमें ये फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट जो है वो नीचे आ रहा है। ऐसे रिश्ते को बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में कैसा होता था? उसमें एक क्वांटिटी बढ़ती थी तो दूसरी भी बढ़ती थी। अगर ऊपर वाली कम होती थी तो दूसरी भी कम होती थी। जो ऊपर वाला करेगा सेम नीचे वाला करेगा। ठीक है, मतलब 2 भाइयों या 2 सिस्टर्स जैसा, एक भाई को थोड़ा 5 चॉकलेट मिला, दूसरा बोलेगा मुझे भी 5 चाहिए या मुझे भी 10 चाहिए, सेम टू सेम या ज़्यादा चाहिए। लेकिन इनवर्स में कैसा है? उल्टा है। इनवर्स में अगर एक बढ़ता है ना तो दूसरा कम होता है। दूसरा बोलता है कि मैं कम होऊंगा, ठीक है। और अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। उल्टा, ये एक दूसरे की सुनेंगे ही नहीं, हमेशा ऑपोजिट करेंगे। तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे रिश्ते को बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो ऐसा रिश्ता जहां पे भी आपको दिखा, आप बिना सोचे समझे इनवर्स वेरिएशन लिख सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि आपको ऐसा डायरेक्टली लिखा हुआ देगा कि इनवर्स वेरिएशन है, चलो बताओ। कुछ कुछ क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम ऐसा दे देगा जिसमें लिखेगा नहीं कि वेरिएशन कौन सा है। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट कैसे पहचानते हैं? डायरेक्ट में एक क्वांटिटी जो करती है ना, सेम चीज सेकंड क्वांटिटी करती है। मतलब अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये कम हुआ तो ये भी कम होगा। इनवर्स में नाम ही देखो ना, उल्टा है। अगर ये बढ़ा तो ये कम होगा, और अगर ये कम हुआ तो ये बढ़ेगा। ऑपोजिट ऑपोजिट करेंगे एक दूसरे के। ठीक है, चलो। तो इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं। इसमें आप इसका प्रोडक्ट करो, 1 इंटू 30 करो, कितना आएगा? 1 इंटू 30 आप करेंगे तो आपको आएगा 30। दिख रहा है? 1 इंटू 30 किया तो 30 आया। फिर ये 2 इंटू 15 करो, 2 इंटू 15 भी आएगा 30। 3 इंटू 10 करो, 3 इंटू 10 भी आएगा 30। 5 इंटू 6 करो, 5 इंटू 6 भी आएगा 30। तो इनवर्स वेरिएशन में दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। एक क्वेश्चन के लिए अगर हम चेक करेंगे तो दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमेशा सेम कांस्टेंट रहेगा। देख रहे हो ना, यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है 30 30 30, दिख रहा है? तो ये इनवर्स वेरिएशन की प्रॉपर्टी है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था, याद है? रेशियो कांस्टेंट होता था, दिस वन अपॉन दिस वन करते थे, दिस वन अपॉन दिस वन, सब जगह सेम वैल्यू आ रही थी।
ठीक है, इनवर्स वेरिएशन में क्या कांस्टेंट होता है, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। ओके, तो इसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। अब इनवर्स वेरिएशन लिखते कैसे हैं, लेट्स से ये जो फ्रेंड्स है ना, ये मैंने x से डिनोट किया और एक कॉस्ट y से डिनोट किया। ठीक है, तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, जैसे हम बोलते थे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, वैसे ही x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या ऐसे बोल सकता हूं x इज इन इनवर्स वेरिएशन विथ y। तो ये लिखते कैसे, ऐसे लिखते हैं x इज इन इनवर्स वेरिएशन विथ y। डायरेक्ट में डायरेक्टली y लिख देते थे ना, इनवर्स में ऐसा लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट जाते हैं। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होता है, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ता है, तो ये ऐसे लिखते हैं। डायरेक्ट होता तो कैसे लिखते थे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अगर इनवर्स है तो हम ऐसा लिखेंगे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ओके, तो जैसा वहां पे करते थे सेम चीज यहां पे भी करेंगे। कैसा लिखेंगे, x, ये जो अपना है ना, ये वाला पार्ट, इसको कैसे लिखते हैं, इसको आप लिख सकते हो इक्वल टू k। ठीक है, फिर ये 1/y ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा ना, मतलब क्या, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, k इंटू 1 क्या होता है, k इंटू 1 तो k ही आएगा ना, तो मैं डायरेक्टली यही स्टेप में लिख दूं k/y। ओके, चलो यही स्टेप में लिख देता हूँ, k इंटू 1 आ जाएगा k/y। ठीक है, क्या किया देखो मैंने, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल टू लिखा और k लिखा साथ में, तो k और 1 मल्टीप्लाई होकर k साथ में हो गया। ठीक है, ये y को उधर भेज दो, क्या मिलेगा, देयरफॉर x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू k, है ना। दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, k देखो ना कांस्टेंट ही आता था प्रोडक्ट हमेशा, वही लिखा है ना। तो इनवर्स प्रोपोर्शन दिया होगा या इनवर्स वेरिएशन आपको दिया होगा, तो आप हमेशा हर क्वेश्चन में ये कर सकते हो। आप बोलेंगे x इज इन इनवर्स वेरिएशन विथ y, ऐसे लिखेंगे। फिर इसको, ये तो कुछ काम का नहीं है, इसको इक्वल टू बनाना पड़ेगा, लेकिन इक्वल टू फ्री में नहीं आएगा, इक्वल टू के साथ k आएगा, तो y तो नीचे ही रहेगा बेचारा। फिर ये k का वैल्यू क्या आएगा, ये y को उधर भेज देंगे, इधर डिवाइड हो रहा है ना y नीचे, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा x मल्टीप्लाइड बाय y और k यहाँ पे रह जाएगा इक्वल टू k। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत है कि ऐसा होगा, इनवर्स वेरिएशन ऐसा लिखेंगे आप। आ गया समझ में। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर्स ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज। दो चीज़ें दी हुई देखो यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज। ठीक है, टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल बना के दिया है जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज, देखो वर्कर्स एंड डेज दिया हुआ है कि अगर 30 वर्कर्स हैं तो 6 डेज लग रहे हैं। अगर वर्कर्स कम कर देंगे, ठीक है, अगर आप लोग 30 लोग मिलके कुछ काम कर रहे हैं तो आपको 6 डेज लग रहे हैं। अगर लोग और कम हो गए, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना। अगर लेट्स से आपके स्कूल में आपके टीचर ने बोला पूरे क्लास में 30 लोग हैं, आप सबको मिलके पूरा स्कूल साफ करना है, ठीक है, तो आप लोग बोलते हैं अच्छा सर 6 डेज लगेंगे। लेकिन फिर 10 लोग बोलते आ रहे हैं हम बीमार हैं, हम नहीं आ पाएंगे, सिर्फ 20 लोग ही बचते हैं, तो 20 लोग को कितना टाइम लगेगा क्लियर करने को, साफ करने को ज़्यादा टाइम लगेगा ना, बिकॉज काम बढ़ जाएगा। पहले ज़्यादा लोग थे तो हर एक को थोड़ा कम कम काम करना पड़ रहा था, तो जैसे ही लोग कम हुए तो काम बढ़ जाएगा, तो डेज ज़्यादा लगेंगे। वैसे ही और कम होंगे तो डेज बढ़ते जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स अगर कम हो रहे हैं तो डेज क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देखो 30 था तो 6 है, वर्कर्स जब 20 हुआ तो डेज देखो 9 हो गए, बढ़ गए ना। तो ये वर्कर्स जब कम हो रहे हैं तो डेज क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब ये कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन। क्वेश्चन में देखो दिया नहीं है कौन सा वेरिएशन है, ये हमको खुद फिगर आउट करना है। तो फिगर आउट कैसे करेंगे, ये वाला जो वैल्यू है ना 2, ये वाले इसमें से ही फिगर आउट कर सकते हैं आप। देखो 2 आपको दिया हुआ है डेटा, ये 30 है तब ये 6 है, ये 30 से 20 हुआ, कम हुआ तो ये 6 से 9 हो गया, देखो बढ़ गया। तो ये क्वांटिटी कम हो रही है तो ये वाली बढ़ रही है, मतलब ये इन्वर्स वेरिएशन है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने इसको बोला n और इसको बोला d। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स को n ले लिया, नंबर ऑफ डेज को d ले लिया। बार बार पूरा नंबर ऑफ वर्कर्स डेज लिखने को बोर होगा ना, तो सबसे पहले तो बताना पड़ेगा कि n और d क्या है। लिख दो यहाँ पे नीचे, लेट n बी द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड d बी द नंबर ऑफ डेज। ये लिख दिया, लेट n बी द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड d बी द नंबर ऑफ डेज। नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ वर्कर्स देखो कम हो रहे हैं तो डेज क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये हमको टेबल में से ही देख के पता चल रहा है। जब भी ऐसा होता है कि एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, तो कौन सा वेरिएशन होता है,
इनवर्स वेरिएशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, योर व्हेन n डिक्रीजेज, n ये वाली चीज है देखो n, और ये क्या है d, व्हेन n इज डिक्रीजिंग, देखो 30 से 20 हुआ, n डिक्रीजेज तो d इज इंक्रीजिंग, d देखो 6 था और बढ़ के 9 हो गया, ये वाला कम हो रहा है तो ये वाला बढ़ रहा है, ठीक है, n डिक्रीजेज d इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर दे आर इन इनवर्स वेरिएशन। क्वेश्चन में दिया नहीं था कौन सा वेरिएशन है, आपको टेबल देख के पता करना है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको ये टेबल देख के ही पता चला, इसलिए मैंने बोला ईयर, क्योंकि यहाँ पे देखा ना मैंने, ठीक है। अब मुझे पता चल गया इनवर्स वेरिएशन है, तो कैसे लिखूंगा, एन और डी इनवर्स वेरिएशन में, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, देयरफॉर एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, मतलब 1/d, ऐसे लिखते हैं ना इनवर्स वेरिएशन। तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे नेक्स्ट, एकदम स्टैंडर्ड था, क्या था, देयरफॉर एन, उसको रिप्लेस कर देंगे इक्वल टू के से, ठीक है। ये जो डी नीचे था, डी तो नीचे आएगा ही, ये जो था अल्फ़ा, इसको इक्वल टू के से रिप्लेस किया, ठीक है। तो अल्फ़ा के जगह पे इक्वल टू के आएगा, जब 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो के तो ऊपर ही रहेगा ना, डी नीचे आ जाएगा, तो मैं नीचे लिख दूंगा डी। लेकिन के तो हमने लिखा ना, तो बताना पड़ेगा के क्या है, के इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। जैसे डायरेक्ट वेरिएशन में लिखते थे वैसे यहाँ पे ये तो रीज़न लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी जो है नीचे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर n मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वल टू k, ठीक है। अब हम लोग जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया है वो यूज करके k का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब n का वैल्यू 30 है तो d का वैल्यू क्या है, 6, लिखा ही हुआ है ना, n इज 30 तो d कितना है, 6, तो ये यूज करो, व्हेन n इक्वल टू 30 d इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है n इक्वल टू 30 d इक्वल टू 6 सब्स्टिट्यूट करो, n के जगह 30 d के जगह पे 6, तो क्या आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू क्या है, k। 30 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्या आएगा, 3 6 जार 18, एक एक्स्ट्रा 0 आएगा बिकॉज 3 नहीं है 30 है, इक्वल टू k। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो k इज इक्वल टू 180 बोल सकता हूँ ना ऐसा। ये हम लोग को k की वैल्यू मिल गई, लेकिन k की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, k की वैल्यू हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो k के जगह पे यहाँ पे क्या डाल देंगे, 180, तो क्या मिलेगा, n इंटू डी इक्वल टू 180, देयरफॉर n मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वल टू 180, ठीक है। n और d के बीच में रिश्ता मिल गया, ये कौन सा है, ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। जब भी k का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे ना यहाँ पे, तो जो हमको मिलता है उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। लिख दो बाजू में, ये लिख दिया, n इंटू डी इज इक्वल टू 180 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। n क्या है, n है नंबर ऑफ वर्कर्स, और डेज क्या है, d है ना नंबर ऑफ डेज, ठीक है। इसको w लिखते तो कम कंफ्यूजन होता है यार, क्योंकि n तो दोनों में ना, नंबर तो दोनों में, पर ठीक है अभी n लिख लिया है, ओके। तो हमारा ये हो गया। अभी एक बार इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल गया तो हम कुछ भी, कहीं पे भी कोई भी वैल्यू नहीं दिया है तो निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाले इसमें देखो n का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, n का वैल्यू तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन d का वैल्यू दिया है 12। अब इसको नंबर नहीं दिया तो मैं इसको नंबर 1 दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। क्या है यहाँ पे, व्हेन d इज इक्वल टू 12 n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हम लोग को n की वैल्यू नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट इसमें, व्हेन d इज इक्वल टू 12 n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग इसमें ये जो है ना इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, d के जगह पे क्या 12, n के जगह पे पता नहीं ना तो n ही लिखेंगे, तो क्या आएगा, देयरफॉर, पहले तो इक्वेशन कॉपी कर लो, n इंटू डी इज इक्वल टू 180, ये देयरफॉर मत लिखो क्योंकि इसमें कुछ किया नहीं है, तो ऊपर से कॉपी किया ना तो नाउ लिख सकते हो, सेम स्टेटमेंट कॉपी किया है देखो। अब सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर क्या आ जाएगा, d के जगह पे 12, तो d के जगह पे मैंने 12 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय n नहीं पता तो n को n रहने दिया, इज इक्वल टू 180। अब मुझे ये n की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे n की वैल्यू चाहिए तो मुझे 12 को यहाँ से भगाना पड़ेगा। कैसे भगाएंगे, दोनों साइड 12 से डिवाइड कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, देयरफॉर n मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 180, एंड दोनों तरफ मैंने क्या किया, 12 से डिवाइड कर दिया, ज़बरदस्ती किया है, क्यों, क्योंकि मुझे ये वाला 12 भगाना है। तो देखो भाग जाएगा ना, 12 1 जार, क्या बचा लेफ्ट साइड में, n इंटू 1, सिर्फ n बचा ना,
क्योंकि 1 डिवाइड बाय 1 तो 1 होता है, n मल्टीप्लाइड बाय 1 इज n। राइट साइड में क्या बचेगा, कट करके देखो, 12 वन जार, यहाँ पे 12 वन जार 12, 6 0 60, 12 फाइव जार 60। व्हाट इज 15 अपॉन 1? 15 अपॉन 1 मतलब 15 डिवाइड बाय 1 विच इज 15। तो यहाँ पे आ गया इक्वल टू 15। हो गया अपना काम। मतलब जब d इक्वल टू 12 था तो n का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 15। तो ऊपर टेबल में भर दो, क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ n का वैल्यू, अगर यहाँ नहीं यहाँ पे, हाँ क्या आ जाएगा 15। ओके। अब वैसे ही सेकेंड वाला देखो क्या है, नंबर नहीं दिया है तो इसको सेकेंड नंबर दे दो। इसमें बोला है n इज इक्वल टू 10, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। ये नहीं दिया हुआ ना यहाँ पे, तो इधर क्वेश्चन मार्क। तो n के जगह पे 10, d क्वेश्चन मार्क। कैसे आएगा इसका आंसर? वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करके मुझे बताओ d का वैल्यू क्या है। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व किया है। क्या बोल रहा है, n इज इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अभी हमको पता है कि n इंटू डी तो 180 होगा। क्या है अपना इक्वेशन ऑफ वेरिएशन था ना ये, थोड़ा जगह करने के लिए मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैं वापस लिख सकता हूँ, n इंटू डी इक्वल टू 180, पूरे क्वेश्चन के लिए सेम रहने वाला है। अब n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 10, तो n की जगह पे 10 डाल दिया। d आपको नहीं पता है, d की जगह d रहने दो, 180 की जगह पे 180 आ गया। अब d का वैल्यू फाइंड करना है तो d को अकेला करना पड़ेगा, तो ये 10 को यहाँ से भगाना पड़ेगा। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन एक साइड डिवाइड नहीं कर सकते, दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों साइड 10 ले लिया। अब कटिंग करो, क्या आ रहा है देखो, ये 0 के साथ ये 0 कट है ना, या 10 वन जार 10 भी कर दो तो भी चलेगा ना। कन्फ्यूजन तो ऐसा लिख दो, 10 वन जार 10 वन जार। ठीक है, यहाँ पे ये 0 और ये 0 कट, तो क्या बचा 18 अपॉन 1। यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई डी इज डी। तो आपको आ गया देयरफॉर डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, 18 अपॉन 1 इज 18। ओके, तो यहाँ पे जब n इज 10 तो d आ गया 18। आया, खुद से सॉल्व किया तो ऊपर टेबल में भर दो, n इज 10 तो d क्या आ गया 18। ओके, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, यहाँ पे नंबर नहीं दिया तो इसको मैं थर्ड क्वेश्चन बोल रहा हूँ। थर्ड में बोल रहा है n नहीं पता, n क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये d कितना दिया है 36। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन d इज इक्वल टू 36, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और सॉल्व करेंगे। कैसे आएगा, सेम ऐसे लिख देंगे, व्हेन d इज इक्वल टू 36, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। टेबल में यही था, बट हमारे पास ये वाला इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। क्या है वो, वी हैव या नाउ, कुछ भी लिख सकते हो, नाउ भी लिखो या वी हैव भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। n मल्टीप्लाइड बाई d कितना है 180। देखो यहाँ पे, उसमें d के जगह पे क्या डालेंगे 36, n का वैल्यू तो आपको पता नहीं है तो n ऐसे रेंट दिया, d के जगह पे डाल दिया 36 इक्वल टू 180। अभी आपको n का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए 36 को यहाँ से भगाना पड़ेगा। भगाना मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना 36, तो मैंने सेम इक्वेशन वापस लिखा और दोनों साइड 36 से डिवाइड कर दिया। क्यों, अगर डिवाइड करूँगा ना तो लेफ्ट में कट जाएगा ना 36, क्या आएगा देखो, 36 वन जार 36 वन जार। ठीक है, और यहाँ पे आपको चाहिए तो कम वाले टेबल में कट कर सकते हो। किस में करेंगे, 9 में कट करते हैं, तो आपको मिलेगा 9 4 जार 36, और ये आ जाएगा 9 2 जार 18, 9 0 जार 0। उसके बाद 4 के टेबल में 20 जाता है ना, इसलिए 4 वन जार 4, 4 5 जार 20। तो क्या मिल गया यहाँ पे, लेफ्ट साइड में आपके पास बचा सिर्फ n ना, क्योंकि 1 अपॉन 1 तो 1 होता है, और n मल्टीप्लाइड बाय 1 इज n इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 अपॉन 1 इज 5। मतलब जब d इज इक्वल टू 36 तो n की वैल्यू क्या आई, n की वैल्यू है 5। तो टेबल में ऊपर लिख दो, जब d 36 था तो मुझे n की वैल्यू आई 5। ओके, तो हम लोगों ने पूरा टेबल भर लिया। इसको फर्स्ट क्वेश्चन बोला, इसको सेकंड, इसको थर्ड। ये रहा पूरा सोल्यूशन। अच्छे से देख लो, पहला क्वेश्चन है इनवर्स वेरिएशन का, थोड़ा ट्रिकी लगेगा। एक बार अच्छे से वापस वीडियो रिवाइंड करके स्टार्टिंग से एक्सप्लेनेशन देखो और आपके नोटबुक में भी लिखो, फिर ये इजी लगेगा। ये इक्वेशन एक बार फाइंड किया ना, उसके बाद हर वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो फर्स्ट में भी ये इक्वेशन है,
सेकेंड में भी फिर से ये लिखा, थर्ड में भी फिर से ये लिखा, हर जगह हथियार यूज होगा। जो हमने ये बनाया ना जिसमें एन और डी का रिश्ता है, देखो ये एन और डी का रिश्ता मैं नहीं बोल रहा क्योंकि इसमें के आ रहा है, के मुझे पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो एन इंटू डी इज इक्वल टू 180, मतलब मुझे पता है कि एन और डी ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 180 आता है। ठीक है, देख लिया, आया समझ में। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, मतलब के ना, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएबल्स हो गए ना, जैसे इस केस में पी और क्यू है, तो पी और क्यू के बीच का जो रिश्ता है ना उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जाम्पल गिवन बिलो। पहला एग्जाम्पल ये है, जब ऐसा लिखता है पी इज ये अल्फा और 1/q डाला, इसका मतलब क्या है, पी इज इनवर्सली वेरिंग विथ क्यू। तो क्या पे लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर, या फिर नाउ से शुरू करो, नाउ P is varying inversely with Q, therefore P equal to K, क्योंकि ये जो है उसके जगह पे आ गया इक्वल टू K, Q तो नीचे आएगा ही, ये Q नीचे से उधर भेज देंगे तो थोड़ा सिंपल लगेगा ना, यहाँ पे Q डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो आएगा therefore P मल्टीप्लाइड बाय Q इज इक्वल टू K। ओके, अब ये लोग ने कुछ कंडीशन दिए, देखो इफ P इज इक्वल टू 15 Q इज इक्वल टू 4, if P इज इक्वल टू 15 Q इज इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ पे मैंने K यूज़ किया ना, तो लिखना पड़ेगा फिर K इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये हमेशा लिखना पड़ता है। ठीक है, अब देखो उसने क्वेश्चन में दिया है P इज 15 Q इक्वल टू 4 है, क्यों देता है वो, ये देता है ताकि आप K का वैल्यू निकाल सको। ठीक है, देखो P के जगह पे 15, Q के जगह पे 4 डालेंगे तो क्या आएगा, therefore 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू K। देखो K के जगह पे K, P के जगह पे 15, Q के जगह पे 4, 15 फोर ज़ा क्या होता है, 15 फोर ज़ा होता है 60 इज इक्वल टू K। देखो मैं बोल सकता हूँ ना K इज इक्वल टू 60, 60 इक्वल टू K मतलब K इक्वल टू 60 हुआ ना, तो ये मुझे K का वैल्यू मिल गया। अब अगर K का वैल्यू मिल गया तो K का वैल्यू इधर चुपचाप सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा, P इंटू Q इज इक्वल टू K तो हमेशा सेम रहने वाला है 60, तो बोलेंगे देयरफॉर P इंटू Q इज इक्वल टू 60, ये आ गया, क्या है ये है अपना इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे साइड में लिख देंगे इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। आया समझ में, पूरा सोल्यूशन देखो एक बार, ये क्वेश्चन में और कोई वैल्यू फाइंड करने ही नहीं बोला है, सिर्फ दो चीज़ें बोली हैं। देखो यहाँ पे फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब K, देखो K का वैल्यू हमने निकाल दिया, एंड आगे बोला है राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी लिख दिया। ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोटबुक में कॉपी करो, बिना कॉपी किए आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार कॉपी करो फिर दूसरी बार खुद से सॉल्व करो, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, पहले तो आप 1 जो भी है वो लिखते हो, सेकंड जब ये अल्फा को इक्वल टू से रिप्लेस करते हो तो यहाँ पे इक्वल टू K साथ में आ जाएगा। ठीक है, जो ये P और Q है उनकी जगह फिक्स है, देखो P यहाँ पे आ गया, Q तो नीचे ही था तो Q नीचे ही रहेगा, सिर्फ ऊपर इक्वल टू K आ गया इसके जगह पे। ये K क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। फिर ये जो वैल्यू दिया था हम लोगों को उसको यूज़ करके मैंने K का वैल्यू निकाल दिया, फिर K का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आ गया P इंटू Q इक्वल टू 60, देयर इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। डन। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जांपल गिवन बिलो। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में दिया है Z वेरीज इनवर्सली विद W। मैं Z ऐसे लाइन डालता हूँ बीच में ताकि 2 ना लगे हो, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा ना आपको, जो तो आप ऐसा Z बना सकते हो जैसा इन्होंने दिया है, मैं Z हमेशा ऐसा बनाऊंगा। अब इसको हटाना है तो क्या आएगा उसके जगह पे, Z तो ऐसे ही रहेगा, उसके जगह पे आएगा इक्वल टू K, नीचे W था, नीचे भी W ही रहेगा, लेकिन ये K क्या है, K है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो लिख दो बाजू में। ठीक है, K इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अभी ये W उधर मल्टीप्लाई हो सकता है ना, इधर डिवाइड हो रहा है तो उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर Z मल्टीप्लाइड बाय W इज इक्वल टू K। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है व्हेन Z इज इक्वल टू 2.5
W इज इक्वल टू 24, तो Z और W का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, K का वैल्यू मिलेगा, क्या आएगा, ऐसे आएगा, देखो यहाँ पे Z इज इक्वल टू 2.5, W इज इक्वल टू 24। तो ये इक्वेशन फिर से कॉपी करो, ये नाउ क्यों लिखा, बिकॉज सेम चीज ऊपर निकाली थी, कुछ दिमाग नहीं लगा रहा, सिर्फ यूज कर रहा हूँ। Z के जगह पे 2.5 मल्टीप्लाइड बाय W के जगह पे 24, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, जल्दी से रफ में मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे 2.5 इंटू 24 क्या, तो 24 5 ज़ा 120, 12 ऊपर, 24 2 ज़ा 48 प्लस 12 60। यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट रहेगा। तो 24 इंटू 2.5 क्या आ गया, आपको आ गया 60। ठीक है, अब 60 इक्वल टू क्या आया, तो यहाँ पे ये K के जगह पे 60 लिख दो, तो Z और W के बीच का रिश्ता मिल गया ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर Z मल्टीप्लाइड बाय W इज इक्वल टू 60। This is nothing but the equation of variation. यही पूछा था आपको, कांस्टेंट K फाइंड करने बोला था, वो भी आपने फाइंड कर लिया, और आपने इक्वेशन ऑफ वेरिएशन पूछा था, वो भी निकाल लिया, दोनों चीज़ निकाल लिए। एक बार अच्छे से सोल्यूशन देखो, बहुत ही सिंपल है। पहले उनके बीच का रिश्ता लिखा, ठीक है, फिर रिश्ते में K आ रहा था, K का वैल्यू निकाला और वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सिर्फ Z और W बच गए। K का वैल्यू तो पता है ना, पूरे क्वेश्चन में सेम रहेगा। वीडियो पॉज करो, नोटबुक में लिखो जल्दी से, ये रफ वर्क है। हो गया। तो बच्चों आज प्रैक्टिस सेट 7.2 के लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को क्या कराया, क्वेश्चन 1 कराया, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट एंड सेकंड कराया, और प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। आ गया समझ में? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सोल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं इसका लेक्चर 2 लेके आऊँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी लेक्चर जब खत्म होगा तो राइट साइड में यहाँ पे एक बॉक्स आएगा जिसमें आपको 7 स्टैंडर्ड का लाइन वाइज पूरा प्रैक्टिस सेट का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ढूंढ कर क्लिक के उसका वीडियो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।